Friends, once again I welcome to all of you. Dear friends, today we are learning cardiovascular system. Okay, cardiovascular system means आज हम हार्ट की स्टडी करने वाले हैं. हार्ट के अंदर हम ये देखने वाले कि हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, कौन सी ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है, हार्ट आखिर क्या है, और इससे रिलेटेड हम ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम फोकस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं. लेट्स स्टार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. डे फ्रेंड्स, दिस वन इज़ द मेजर ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं हार्ट, मीन्स जिसको हिंदी में बोला जाता है हृदय. डे फ्रेंड्स, इस पूरे के पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो है, तो हम जो हार्ट है उस हार्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इसके साथ में इसकी क्या साइज़ है, इसकी लेंथ कितनी है, कितना लॉन्ग है ये, कितनी इसकी विड्थ है, ठीक है, इस सब की हम स्टडी करने वाले, इसकी पोजीशन क्या है. इसके साथ में हम देखने वाले कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, इसमें कितनी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है, कौन सी ब्लड वेसल्स का क्या नाम है, कौन और कहाँ अपना ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है, इसके साथ में हम इस हार्ट से रिलेटेड इसका जो फंक्शन है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, मीन्स कार्डिक साइकिल की हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, इसके साथ में हम इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कौन सी मेजर डिजीजेज हैं उसकी भी हम आज स्टडी करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट टू लर्न द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. थ्योरेटिकल स्टडी करने के साथ में पहले हम इस डायग्राम से ही समझते हैं, एक ओवरव्यू समझते हैं कि आखिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आइडियली तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट होता है हार्ट. हार्ट के साथ में दूसरा इसके जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है वो ब्लड वेसल्स. ठीक है, जो मतलब क्या करती है, ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है. ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है बॉडी के ऑर्गन्स के पास में, कुछ ब्लड वेसल्स बॉडी के ऑर्गन से ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के पास में. तो हम उस ब्लड वेसल्स की स्टडी करेंगे. इसके साथ में हम ये देखने वाले हैं कि दूसरा थर्ड कंपोनेंट जो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का होता है ब्लड, जिसको हम इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है अभी भी, तो आप उस लेक्चर को भी अच्छे से समझ लीजिए. देखते हैं हम इस हार्ट के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. अब जो 4 चैम्बर्स है, तो हम देखते हैं फर्स्ट है राइट एट्रियम्स. तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा की पूरा राइट एट्रियम्स है, और ये है राइट वेंट्रिकल्स. डियर फ्रेंड्स, के साथ में ये होता है ये लेफ्ट एट्रियम्स है, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इस टाइप से टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं. 4 चैम्बर्स होने के साथ में जब हम इसमें ब्लड वेसल्स की अगर हम स्टडी करें, तो ब्लड वेसल्स में हम ये देखते हैं कि इसमें जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में हम ये देखते हैं कि कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी हैं, जैसे कि हम देखते हैं सुपीरियर वेना केवा. तो ये है ये इन्फीरियर वेना केवा है, और ये जो है तो सुपीरियर वेना केवा. अब ये जो सुपीरियर वेना केवा जो होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसे ब्लड को हमारी बॉडी के अपर पार्ट, मतलब हमारा जो थोरेक्स है हम और हमारा हेड वाला पार्ट है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, उसको ट्रांसफर करता है और सीधा लेकर आता है यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर. ओके, इम्प्योर ब्लड. दूसरी ब्लड वेसल्स होती है इन्फीरियर वेना केवा. यह है इन्फीरियर वेना केवा, हमारी बॉडी का जो ट्रंक है या फिर लोअर पार्ट है, वहाँ से इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और लेकर जाती है सीधा यहाँ पर राइट एट्रियम्स के अंदर. इसके साथ में और एक ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस. वो जो होती है इम्प्योर ब्लड को जो होता है, जो ब्लड हमारा हार्ट यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है, उस ब्लड को यहाँ पर लेकर आती है राइट एट्रियम्स के अंदर. ठीक है, अब इस राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड होता है, तो यहाँ आ जाता है राइट वेंट्रिकल्स में पूरा की पूरा इम्प्योर ब्लड. फिर जो अनदर जो होती है ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. क्या होती है पल्मोनरी आर्टरी? यहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है सीधा लंग्स के पास में. लंग्स के पास में इसलिए लेकर जाती है ताकि इस इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो होता है, तो ब्लड से कहाँ चला जाता है, ब्लड कैपिलरी में से लंग्स के अंदर, मीन्स एल्वुलाई के अंदर जाता है. और उस लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है, एल्वुलाई के पास में जो ऑक्सीजन है हमने एटमॉस्फेयर से ली थी, वो ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है, फिर ब्लड के अंदर आ जाती है. ठीक है, फिर वो जो ब्लड होता है उस लंग्स से जो होता है, तो इस पल्मोनरी वेन, ये जो पल्मोनरी वेन होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हो चुका है, ठीक है, लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद में, तो ये जो पल्मोनरी वेन क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं शुद्ध रक्त बोलते हैं, वो कहाँ पर आ जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पर आता है, वो इस लेफ्ट एट्रियम्स के अंदर आ जाता है. देन ये जो ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड जो होता है, तो यहाँ आ जाता है
लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलती है जिसका नाम होता है एओर्टा। तो ये जो है एओर्टा के थ्रू इस टाइप से हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू। तो हमने ये देखा कि इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम से एंड 2 वेंट्रिकल से। इसके साथ हम देखा इसमें इससे रिलेटेड ब्लड वेसल्स कौन सी है, तो हमने ये देखा सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर लेकर आती है। देन हमने देखा होती है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड को लेके जाती है लंग्स के अंदर, फिर वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होकर जो इम्प्योर ब्लड था वो किस में बदल जाता है, प्योर ब्लड में, मतलब शुद्ध रक्त में। देन वहाँ पर जो होता है तो पल्मोनरी वेन जो होता है तो उस शुद्ध रक्त को कहाँ पर लेकर आ जाती है, लेफ्ट एट्रियम्स में। देन वही शुद्ध रक्त जो होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद में अनदर ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है एओर्टा, के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर शुद्ध रक्त का परिसंचरण हो जाता है। इसके साथ में हमने ये देखा है कि एक और ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। तो हम इन सब को आगे थ्योरेटिकल स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ में हम देखते हैं कि इस हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वॉल होते हैं। तो यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, जिसको बोला जाता है मिट्रल वॉल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल को क्या बोला जाता है, मिट्रल वॉल, जो कहाँ पर होता है तो लेफ्ट एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। देन हम देखते हैं कि एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल, जो कहाँ पर होता है राइट एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। इसके साथ में जो होता है सीनो ऑरिकुलर वॉल्स होते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, और इस एओर्टा के अंदर होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होते हैं, वॉल होते हैं। इसके अलावा इस हार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये जो राइट एट्रियम है वहाँ पर होती है एसे नोड होता है, जिसको हम बोलते हैं सीनो ऑरिकुलर नोड, जो हार्ट के अंदर इम्पल्स से जनरेट करता है, जिसके कारण से हमारा हार्ट एक रिदमिक उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम जिसको बोलते हैं कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को ऐसा करके पंप करता है। इसके साथ में यहाँ पर जो होता है एवी नोड होता है, जिसको बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये भी क्या होता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल को परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये जो होता है एट्रियम्स को राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट होती है, उसी टाइप से राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट होने वाला जो होता है उस पार्ट को कहता है सेप्टम, ठीक है। इस सेप्टम्स के अंदर जो होता है तो पुरकिंजे फाइबर होते हैं और बंडल ऑफ हीज होता है, जो क्या करता है इम्पल्सेस को स्प्रेड करता है इस हार्ट की वॉल्स के अंदर, जिसके कारण से फिर क्या होता है, ये हार्ट की जो वॉल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लड को बाहर पंप करने में हेल्प करती है। तो ये हमने एक स्मॉल सा सुपर व्यू देखा है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है थोड़ा सा कुछ आइडिया मिलेगा। इसी चीज़ को अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट की पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, कितना लॉन्ग है ये, देन इसकी कितनी विड्थ है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड अगर हम देखें लोकेशन देखें हार्ट की, तो हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। हमें पता है कि लंग्स 2 हैं, एक राइट लंग है और एक लेफ्ट लंग है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, चेस्ट के अंदर। तो दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट, ठीक है। हार्ट का होता है बिटवीन द लंग्स एंड इन द मीडियास्टिनम। आपने मेरा जो लास्ट लेक्चर अगर समझा होगा जिसे हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मीडियास्टिनम क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी का बिल्कुल सेंटर का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो होता है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो बोन्स है ब्रेस्ट बोन और हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो हिस्सा उसको बोला जाता है मीडियास्टिनम, वहाँ पर सिचुएटेड होता है हमारा हार्ट। लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम में होता है हमारा हार्ट होता है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, थोरेसिक कैविटी मतलब जो हमारा चेस्ट है, जो छाती है, जो हमारे रिब्स से और हमारी जो होता है तो किससे, ब्रेस्ट बोन से मिलकर बना है, ठीक है। इसको थोरेक्स बोलते हैं। और कहाँ पर रेस्ट करता है, ये डायफ्राम के ऊपर। अब ये डायफ्राम क्या है, एक्चुअली डायफ्राम वो ब्लड वेसल्स है जो हमारे थोरेसिक कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। यहाँ पर होता है डायफ्राम, ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या होता है थोरेक्स खत्म होता है और एब्डोमेन स्टार्ट होता है, वहाँ पर होती है एक मसल्स है, ठीक है, उसका नाम है डायफ्राम। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल्स होती है डायफ्राम, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो हम हार्ट अगर हम देखें तो डियर फ्रेंड्स ये लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब कि 5 इंचेस क्या होता है इसकी लंबाई होती है। देन हम इसके अगर विड्थ देखें
ठीक है, तो ये कितना होता है 9 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी वाइड होता है ये। देन इसकी जगह थिकनेस अगर हम देखें इसकी मोटाई तो 6 सेंटीमीटर क्या होता है ये इसकी थिकनेस होती है। एक एडल्ट फीमेल के अंदर अगर हम देखें इसका वेट अगर देखें कि कितना होता है इसका वेट, तो 250 ग्राम का इसका वेट होता है एडल्ट फीमेल के अंदर, और एक एडल्ट एवरेज मेल के अंदर जो होता है तो 300 ग्राम इसका वेट होता है, इतना इसका वजन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिए ताकि आपको ये एग्जाम्स में अगर आता है तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है इस हार्ट के ऊपर हमने देखा है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर होती क्या, इसका ये फंक्शन होता है कि हमारा जो हार्ट है उसका प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन कैसा करती है, तो डियर फ्रेंड्स हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मीन्स सिस्टोल, ठीक है, डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल इसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, हम जिसको हार्ट बीट बोलते हैं या फिर हम जिसको धड़कन बोलते हैं, जिसके जो हमारा हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट भी होता है रिलैक्स भी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर हमारी नेचुरली हमारी बॉडी में एक पार्ट बना है, उस कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। कार्डियम मतलब के हार्ट, पेरी मतलब उसके चारों ओर, हार्ट के चारों ओर के प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोला जाता है पेरिकार्डियम बोलते हैं डियर फ्रेंड अपन। ये ट्रिपल लेयर होती है, सैक बना होता है और क्या करती है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके साथ में प्रोटेक्शन करने के साथ में क्या करती है हमारे हार्ट को एक ही पोजीशन पर फिक्स रखती है पेरिकार्डियम, ठीक है। कहाँ पर फिक्स रखती है मीडियास्टिनम के अंदर, ठीक है। अपनी पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो पाती पेरिकार्डियम के कारण। अब हमने ये देखा है कि इस पेरिकार्डियम की 3 लेयर है, हमने यहाँ देखा कि पेरिकार्डियम की 3 लेयर है। तो इसके जो हम देखते हैं 2 मेन पार्ट है इसका। पहला पार्ट क्या है इसका फाइब्रस पेरिकार्डियम। हमने पता है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम कैसी होती है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है तो टफ होती है, स्ट्रांग होती है, इन इलास्टिक होती है और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी होती है, जिसके कारण से क्या होता है इस हार्ट का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। टफ टिश्यू की मिलकर बनी इसलिए। अब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या करती है प्रिवेंट करती है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के कारण। पेरिकार्डियम का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। एक लेयर हो गया हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद में हम देखते हैं सीरस पेरिकार्डियम होती है। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम होती है कौन सी है डीपर लेयर हो गई, ठीक है। फर्स्ट कौन सी हो गई थी फाइब्रस हो गई थी, इसके अंदर की जो कौन सी हो जाएगी सीरस पेरिकार्डियम होगी, जो कैसी होती है थीन होती है, ठीक है। इसके साथ में मोर डेलिकेटेड होती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मोर डेलिकेटेड मेम्ब्रेन है और ये डबल लेयर है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो पेरिकार्डियम की 3 लेयर है, तो एक लेयर कौन सी हो गई फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है पेरिकार्डियम का सीरस पेरिकार्डियम है जो डबल लेयर। तो इस टाइप से पेरिकार्डियम की कितनी लेयर हो गई 3 हो गई, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गई और सीरस की 2, एक का नाम है आउटर पेराइटल लेयर और एक है इनर विसरल लेयर, ठीक है। अब इस सीरस पेरिकार्डियम के अंदर भी जो बाहर की ऊपर की लेयर होती है उसको पेराइटल लेयर बोला जाता है और उसके इनर लेयर जो होती है तो विसरल लेयर होती है, ठीक है। बाहर कौन सी है और अंदर कौन सी है ये याद रखने के लिए आपको ये याद मतलब थोड़ा सा आइडिया ये लगाना होगा कि देखिए अल्फाबेट के अंदर पी जो होता है तो पहले आता है, जो पहले कौन सी आ जाएगी पेराइटल लेयर आएगी, अंदर बाद में क्या आता है वी आता है, तो क्या होगा भाई विसरल इनर लेयर है, ठीक है। इस टाइप से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये जो इनर पेरिकार्डियम है इसको इपीकार्डियम भी बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई विसरल पेरिकार्डियम को, ठीक है, जो विसरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की उसको और क्या बोला जाता है, तो उसका बोला जाता है इपीकार्डियम, ओके। अब ये जो दोनों की दोनों पेराइटल लेयर और विसरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की, इन दोनों के बीच में क्या होता है तो एक स्पेस होता है, ठीक है, और जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। दोनों लेयर के बीच में क्या होता है स्पेस छुटा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा होता है फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए हमारा हार्ट कंटिन्यूस बीट करता है, ठीक है, जिसके अंदर सिस्टोल डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहते हैं, जिसके कारण से हार्ट की कंटिन्यू मूवमेंट होती है। अब कंटिन्यू मूवमेंट होने के कारण इसके ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है मतलब जो पेरिकार्डियम है इसके अंदर फ्रिक्शन हो सकता है। तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इन दोनों ही लेयर के अंदर, ठीक है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के अंदर क्या होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता, ये इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या है फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियम हमने पढ़ा है जिसके हमने फर्स्ट देखा था
फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन हमने देखा सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर थी इसके अंदर, ठीक है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। तो ये तो प्रोटेक्टिव लेयर थी, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्ट की जो मसल्स है, तो उस हार्ट की मसल्स की वॉल हम देखते हैं, ठीक है। हार्ट की मसल्स की जो भी वॉल है, अलग अलग इसके अंदर लेयर बनी है। इसके जो वॉल के आइडियली डियर फ्रेंड्स 3 लेयर्स होती है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, तो एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो लेयर है वो एक्सटर्नल लेयर है। हमने ये भी देखा कि जो हमने जब पेरिकार्डियम पढ़ा, तो जो विसरल लेयर थी उसको क्या बोला गया था, एपिकार्डियम। अब एपिकार्डियम एक्सटर्नल लेयर है, सबसे बाहर की लेयर होती है, और ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, एज वेल एज कैसी होती है, स्लिपरी होती है। अब ये जो लेयर है सबसे बाहर की एपिकार्डियम, एपिकार्डियम के अंदर क्या होता है, तो हम ये समझते हैं कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, देन हम देखते हैं इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ठीक है। जो ब्लड और लिम्फ किसको सप्लाई करती है, मायोकार्डियम्स को। अब ये मायोकार्डियम क्या है, तो मायोकार्डियम जो है तो हार्ट की मसल्स की सेकेंड लेयर वॉल है, ठीक है। हार्ट की जो वॉल है उसकी सेकेंड लेयर है, मिडिल लेयर है मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम, ये 3 लेयर हैं, जिसमें से हम देखते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इन तीनों में से 95% जो पार्ट है तो मायोकार्डियम का है। सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर कौन सी है, मायोकार्डियम है। और इसी का जो फंक्शन है मायोकार्डियम का, पंपिंग एक्शन, मतलब ब्लड हार्ट के जो सेल्स हैं, हार्ट की जो भी मसल्स हैं, उसको पंप करने का काम कौन करती है, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम का मेन फंक्शन क्या हो गया, पंपिंग द ब्लड, ठीक है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है उसकी वेसल्स को, उसकी जो वॉल को जो होती है, तो जो पंप करने का जो काम करती है मायोकार्डियम करती है। उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो हम इसको बोलते हैं सिस्टोल हो गया, जब रिलैक्सेशन हो गया तो डायस्टोल हो गया। अब ये सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, हम कार्डियक साइकिल के अंदर थोड़ा सा और समझेंगे। जब कभी भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम इसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब कभी भी हार्ट रिलैक्स होता है तो हम इसको डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टोल डायस्टोल कराने का काम कौन करती है, मायोकार्डियम। और तीनों लेयर में से सबसे मोटी थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, मायोकार्डियम होती है। इसके बाद में हम देखते हैं एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर जो होती है हार्ट की, तो होती है एंडोकार्डियम। अब सबसे अंदर की लेयर है हार्ट की, इसलिए इनर मोस्ट लेयर इसको हम बोलते तो हैं। अब ये क्या करती है कि ये एक स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स है, जैसे हमने 4 चैम्बर्स देखे, एट्रियम्स और 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स, उसकी जो लेयर है अंदर की उसको क्या करती है, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है। और इसके साथ में हम देखा हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स है, ठीक है, जो वॉल्व बने हैं, जैसे मेट्रल वॉल हो या फिर ट्राइकस्पिड वॉल हो या फिर सेमिलुनार वॉल है, तो उसकी लाइनिंग को बनते हैं। तो उसकी लाइनिंग किससे बनती है, एंडोकार्डियम की। तो ये जो हमने 3 लेयर्स पढ़ी है, इसमें क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसमें आपसे सीक्वेंस से पूछ लिया जाएगा, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, या फिर मिडिल लेयर कौन सी है, या फिर आउटर लेयर कौन सी है। तो आपको सीक्वेंस से याद रहना चाहिए कि जो हार्ट है, हार्ट की मसल्स की जो लेयर है, ठीक है, हार्ट की मसल्स की जो वॉल है उसकी जो लेयर की सीक्वेंस क्या है, बाहर से अंदर की ओर क्या है, तो हम पढ़ेंगे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे हार्ट की वॉल, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं हार्ट की ब्लड वेसल्स, देन हम देखते हैं हार्ट के चैम्बर्स, और हार्ट के वॉल्स को हम पढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट डायग्राम्स के अंदर ही आपको बता दिया था कि इसके अंदर जो होता है, तो हार्ट के जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो क्या क्या है। तो हमने देखा था हमारे ऊपर के पार्ट को, सुपीरियर पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड जो ब्लड वेसल्स लेकर आती है, इसका नाम क्या है, तो हमने देखा सुपीरियर वेना क्या हुआ। देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर पेन कौन सा यूज कर रहा हूँ, ब्लू कलर का, क्योंकि वो कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसके साथ में हम देखते हैं इंफीरियर वेना केवा जो होती है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, मतलब नीचे का जो पार्ट होता है, ट्रंक का जो पार्ट है हमारा, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती है कहां पर, हमारे इस राइट एट्रियम्स के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखते हैं राइट एट्रियम से जो होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में। देन राइट वेंट्रिकल्स के से जो ब्लड होता है तो कहाँ चला जाता है, सीधा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, ये लंग्स के अंदर जाता है ये, ठीक है, प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स के अंदर। अब ये ठीक है, इसके बाद में वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होने के बाद में, गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद में, इस ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लंग्स के अंदर चला जाएगा, और लंग्स के एल्यूलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहा जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है, तो फिर वो ब्लड जो होता है तो प्योर होने के बाद में जो होता है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाता है, वो सीधा के सुबह सीधा हमारे
लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है। आइडियली 4 होती है ये नंबर में, पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 4 होती है, जो लंग्स से कहाँ पर लेकर आ जाती है, लेफ्ट एट्रियम से में लेकर आती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर होता है मिट्रल वॉल, जिसको बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होता हुआ ये जो ब्लड होता है कहाँ आ जाता है, सीधा की सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रेक्शन होते हैं तो प्योर ब्लड इस एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन और प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी ब्लड वेसल्स। इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर होता है एक कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट की मसल्स को प्रोवाइड करती है, जिसके कारण से इस हार्ट को भी ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। तो ये हो गए ब्लड वेसल्स। अब हमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि ये कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन, हमने इन जनरल ये पढ़ के रखा है कि जितनी भी आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जितनी भी वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेरी कैरी करती है, मतलब कि इम्प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है। क्या होता है यहाँ पर, पल्मोनरी है तो आर्टरी, इसने कौन सा करना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड करना चाहिए, बट कौन सा करती है, डीऑक्सीजनेटेड करती है। पल्मोनरी वेन को डीऑक्सीजनेटेड करना चाहिए, बट ये ऑक्सीजनेटेड करता है। ऐसा क्यों करता है, तो एक सिंपल डेफिनेशन आप समझिए। जितनी भी ब्लड वेसल्स, कोई सी भी ब्लड वेसल्स अगर ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक अगर लेकर जा रही है तो हम उसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है इस लंग्स सॉरी हार्ट से कहां पर लेके जा रही है, बॉडी के ऑर्गन तक लेके जा रही है, लंग्स तक, हार्ट से दूर लेकर जा रही है, तो हमने इसलिए क्या बोला इसको, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्योंकि हार्ट से ब्लड को कहां लेके जा रही है, हार्ट से बॉडी की ओर लेकर जा रही है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, आर्टरी बोला। अब इसके अंदर चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ठीक है। ये देखो एओर्टा हार्ट से बाहर बॉडी के ऑर्गन तक लेके आ रहा है, तो हमने इसको क्या बोलते हैं, ये भी आर्टरी है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को बॉडी के ऑर्गन से लंग्स के सॉरी हार्ट के अंदर लेकर आती है, तो उसको बोला जाता है वेन। अब उसके अंदर चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर भी आप देखिए क्या होता है, भले ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन ब्लड कहां पर लेकर आ रही थी, बॉडी के ऑर्गन मतलब लंग्स से कहां पर लेकर आ रही है, हार्ट के अंदर लेकर आ रही है, मतलब टुवर्ड्स द हार्ट ये ब्लड सप्लाई कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ओके। चलिए इसी चीज को और थोड़ा सा आगे थ्योरेटिकल देखते हैं अपन। तो हार्ट के जो वॉल है, हमने देखा था हार्ट के अंदर जो मेजर वॉल होते हैं बाइकस्पिड वॉल है, ठीक है, जिसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। अब ये बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है, तो हमने ये देखा कि बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट एट्रियम्स के बीच में ये प्रेजेंट है, ठीक है। देन हम देखते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड जो हम देखते हैं तो ये राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमने डायग्राम में देख लिया है। देन कुछ अलग वॉल होते हैं जिसको बोलते हैं सेमिलुनार वॉल, मतलब अर्ध चंद्रकार वॉल वो होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं पल्मोनरी वॉल होते हैं, बोलते हैं हम इसको। अगर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हमने ये देखा है कि ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल बोल देंगे। और जो एओर्टिक वॉल कहाँ पर होता है, तो एओर्टा के अंदर होगा, तो हम इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल बोलते हैं। आइडियली होते हैं सेमिलुनार वॉल, अर्धचंद्रकार होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, चाहे ये वॉल हो चाहे ये फिर या फिर ये, इन सभी वॉल का फंक्शन ये होता है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड को वापस नहीं आने देते, ठीक है। अब देखिए बैक जाके मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इस हार्ट के अंदर ही देखिए, एक बार इस ट्राइकस्पिड वॉल से ब्लड यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये वॉल बंद हो जाता है, ठीक है। एक बार ब्लड यहाँ से इस एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल से ना यहाँ पर एट्रियम में वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि वॉल का ही फंक्शन है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता है। इस टाइप से इस एओर्टा के अंदर जो वॉल प्रेजेंट है और इस आर्टरी के अंदर जो वॉल प्रेजेंट है, ये भी क्या करते हैं, एक बार ब्लड अंदर गया तो नीचे इस वेंट्रिकल्स के अंदर ये नहीं आ सकता, तो ये इनका फंक्शन है, ठीक है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो हमने पढ़ लिया हार्ट के वॉल पढ़े। हार्ट के वॉल्स पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, जिसको हम ऑलरेडी डायग्राम्स के हेल्प से समझ चुके हैं। तो भाई कौन सी ब्लड वेसल्स है, तो हमने देखा आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है। अब ये जो जितने भी आर्टरी है और वेन है, अब इसमें हम देखते हैं कि कोई सी भी आर्टरी और वेन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, उसकी 3 लेयर होती है। तो सबसे अंदर की लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, मिडिल लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया और सुपरफिशियल आउटर लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एडवेंटिसिया।
इसको याद रखिएगा। क्या होता है कि हमें इस सीक्वेंस के साथ में कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए सबसे अंदर की ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लेयर है कौन सी होती है, ट्यूनिका इंटीमा होती है। मीडियम वाली को, मिडियल वाली को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इसमें हम अगर देखें जो ट्यूनिका मीडिया है ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। थिक लेयर किस में होती है, आर्टरी के अंदर। और जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया वो थिक होती है कहाँ पर, वेन के अंदर। ये थोड़ा सा याद रखना होगा। ट्यूनिका मीडिया थिक होगी किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिक होगी किसके अंदर, वेन्स के अंदर। ओके, आगे हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई अगर हम देखें हार्ट का, हमने डायग्राम्स की हेल्प से समझा जरूर है, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। अब ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और पल्मोनरी आर्टरी, देखो दोनों की ये जो तीनों चीजें मैंने किससे ब्लू कलर से बना कर रखी है। इन तीनों का जो फंक्शन क्या है, ये तीनों क्या करती है, तो हमने ये देखा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिस ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को ये कहां पर लेकर आती, तीनों आर्टरी जो हम देखा, तो ये लेकर आती है राइट एट्रियम्स के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेकर आती है, तीनों की तीनों। सुपीरियर वेना केवा हमारे सुपीरियर पार्ट से, इन्फीरियर वेना केवा हमारे लोअर पार्ट से, और पल्मोनरी आर्टरी कहां से लेकर आती है, सॉरी ये जो पल्मोनरी, ये दोनों की दोनों सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, ये तीनों जो होती है तो ब्लड लेकर आती है हमारे राइट एट्रियम्स के अंदर। ठीक है, अगली ब्लड वेसल्स हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाती है, तो ये क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से कहां लेकर चली जाती है, लंग्स के अंदर लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन हमने देखा पल्मोनरी वेन। अब ये जो पल्मोनरी वेन है, देन हम देखते हैं कि पल्मोनरी वेन के साथ साथ एओर्टा है और कोरोनरी आर्टरी, इन तीनों को मैंने रेड बनाया क्योंकि ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड लेकर आती है लंग से लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। ठीक है, देन हमने देखा है कि जो एओर्टा है क्या करता है, हमारी बॉडी के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के पूरे अदर सेल्स को सप्लाई करता है। देन कोरोनरी आर्टरी जो है तो ब्लड सप्लाई किसको करती है, हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, यही वो कोरोनरी आर्टरी है जिसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो गए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फिर जब हमें हार्ट का ब्लड सप्लाई का समझना होता है तो इसी से समझना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर हमसे ये पूछा जाए कि विच वन इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी मतलब कि आर्टरी कौन सी है, तो हम बता सकते हैं कि जो होती है कौन सी होती है, एओर्टा। ठीक है, और अगर हमसे बताया जाए, पूछा जाए कि लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो हमें बताना पड़ेगा इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम्स में लेकर आती है, वो कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन होती है। तो ये हो गया ब्लड सप्लाई। ठीक है, वॉल भी पढ़ लिया हमने हार्ट के। अब ये हार्ट के अंदर कुछ साउंड्स होते हैं। कब कौन सा साउंड होता है हम इसको पढ़ते हैं, तो फर्स्ट साउंड होता है उसको S1 साउंड बोलेंगे, या फिर फर्स्ट हार्ट साउंड जिसका साउंड आता है लब आता है। ठीक है, लब तब आता है जब एवी वॉल क्या होते हैं, क्लोज हो गया। अब ये एवी वॉल क्या है, एवी वॉल मतलब के एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियम्स मतलब ऊपर के जो भी लोब है हार्ट के, वेंट्रिकल्स नीचे के जो लोब है, इन दोनों के बीच में जो वॉल है जिसको हमने क्या बोला था, ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, जब भी क्लोज होते हैं तो क्या होता है, एक आवाज आती है लब। ठीक है, देन S2 या फिर सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है जिसको क्या बोला जाता है, डब। ये तब प्रोड्यूस होता है, तब जनरेट होता है कि जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होते हैं। अब सेमिलुनर वॉल कहां पर होते हैं, तो सेमिलुनर वॉल जो होते हैं तो वो कहां पर होते हैं, एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सेमिलुनर वॉल है। जब भी ये क्लोज होते हैं तो हमें काय की आवाज आएगी, डब की आवाज आती है। देन हम देखते हैं S3 या फिर जिसको बोला जाता है सेकेंड हार्ट साउंड, सॉरी थर्ड हार्ट साउंड आएगा ये, और ये आएगा फोर्थ।
S3 साउंड जो होता है जिसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर गैलप भी बोला जाता है, ये हार्ट साउंड होता है जो क्या होता है हार्ट फेलियर के टाइम पर ये आवाज आता है। ठीक है, ये नॉर्मल हार्ट साउंड नहीं है। ठीक है, ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड है। जब हार्ट फेलियर की सिचुएशन होती है तब ये साउंड S3 साउंड जनरेट होता है। ठीक है, देन इसको जो होता है तो और क्या बोला जाता है वेंट्रिकुलर गैलप बोला जाता है, और एक होता है एट्रियल गैलप, ये जो साउंड होता है इसको S4 साउंड बोला जाता है। तो ये हार्ट के क्या हो गए साउंड्स हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं कार्डियक साइकिल, इट मींस फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। डियर फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट का जो फंक्शन है उसको हम बोला जाता है कार्डियक साइकिल। अब ये जो कार्डियक साइकिल होती है ये एवरेज कंप्लीट होती है विद इन 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में खत्म कंप्लीट होती है 0.8 सेकेंड्स के अंदर होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग स्टेजेस है, 3 मेजर स्टेज है। फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल जो कि कंप्लीट होता है 0.1 सेकेंड के अंदर। एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। दोनों भी एट्रियम जो है राइट एट्रियम्स और लेफ्ट एट्रियम्स में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हम उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कार्डियक साइकिल की जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड्स में होता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये कंप्लीट होता है 0.3 सेकेंड्स के अंदर। देन लास्ट स्टेज है कार्डियक साइकिल की, इसको बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अब ये कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कंप्लीट होने में लेता है टोटल 0.4 सेकेंड लगता है, लेकिन डायस्टोल का मतलब होता है जो भी एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उनका क्या हो जाता है रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, और ये कंप्लीट 0.4 सेकेंड के अंदर एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। इस टाइप से हम जब इस पूरी कार्डियक साइकिल की अगर हम स्टडी करें तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है, तो हमें ये पता चलता है 0.8 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड, तो 1 मिनट के अंदर कितने लगेंगे इसके अंदर, तो 1 मिनट के अंदर इसमें लग जाएंगे डियर फ्रेंड्स टोटल 72 साइकिल्स हो जाएगी। अगर हम 60 के साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 को तो क्या हो जाएगा 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। मतलब एक कार्डियक साइकिल मतलब के 1 कार्डियक साइकिल मतलब के 1 बीट, एक धड़कन। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं समझते हैं कि हमारा हार्ट के अंदर सिस्टोल कैसे होता है डायस्टोल कैसे होता है। अब हमने ये देखा है कि जो हमारा हार्ट है, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ इस टाइप का एक रफ सा डायग्राम से। अब हमने ये देखा है कि ये क्या है हमारा राइट एट्रियम से और ये लेफ्ट एट्रियम से। इसमें हम देखते हैं हमारा ये राइट वेंट्रिकल से और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से। मैंने आपको जो पढ़ा है उसमें बताया था कि इस राइट एट्रियम के अंदर एक होता है SA नोड। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कभी भी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो होता है ब्लड यहाँ पर कैरी करती है राइट एट्रियम्स में, अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसी टाइम पर क्या होता है पल्मोनरी वेन जो होती है तो इसके अंदर ब्लड फिल कर देती है। ठीक है, लंग्स से लेकर आती है, एट ए टाइम होता है ये काम। जब ये दोनों भी एट्रियम फिल हो जाते हैं तो ये जो SA नोड है हम जिसको बोलते हैं सिनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है, पेस मेकर बोलते हैं हार्ट का इसको, तो ये क्या करता है यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट करता है। इम्पल्सेस जनरेट होने के बाद में ये इम्पल्सेस यहाँ से निकल कर इस एट्रियम्स के वॉल के अंदर क्या होंगे फैल जाएंगे। ठीक है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, जिसके कारण से दोनों एट्रियम्स की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ब्लड क्या करेगा, इस राइट एट्रियम का ब्लड इस ट्राइकस्पिड वॉल को ओपन करके राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा और इस लेफ्ट एट्रियम्स का ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। इसके बाद में हमने ये देखा था कि यहाँ पर होता है AV नोड, ठीक हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होती है। ये नोड इम्पल्सेस जनरेट करती है और इस पुरकंजे फाइबर्स होते हुए बंडल ऑफ हिस्स के थ्रू होते हुए इस वेंट्रिकल्स की जो होती है तो वहाँ वॉल्स के अंदर क्या करती है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है। ठीक है, जिसके कारण से फिर ये दोनों की दोनों क्या होते हैं वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमने उसको बोला था एट्रियल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उसको क्या बोला था एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, किसने करवाया था, ऐसे नोड से जनरेट होने वाली इम्पल्सेस ने। देन क्या होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ब्लड जो होता है वापस इन एट्रियम्स के अंदर तो जा नहीं सकता, तो क्या होता है यहाँ से एओर्टा के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है और यहाँ से जो होता है तो
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में आता है प्यूरिफाई होने के लिए, और हम इस वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो 0.3 सेकंड्स में कंप्लीट होता है। और लास्ट जो स्टेप होती है तो दोनों की दोनों एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाती है हार्ट की मसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टॉल या फिर कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल बोलते हैं, 0.4 सेकेंड, जो नेक्स्ट साइकिल के लिए हार्ट अगेन रेडी होता है। तो यही कार्डियक साइकिल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कार्डियक हार्ट की जो भी हमने ये समझा है कि एनाटमी क्या है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, उसके चैम्बर्स, उसके वॉल, ठीक है, उसके जो लेयर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जिस जिस पॉइंट पर आ सकता है अपन ने इसको डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स मतलब कि कुछ डिजीज, ठीक है, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसका मीनिंग क्या है डिजीज का, वो हमारे लिए समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डिजीज हम देखते हैं इसके अंदर क्या होती है, लाइक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हमारा जब ब्लड जो होता है हार्ट से पंप होने के बाद में आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है, उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है तो मिलीमीटर मर्क्यूरी होती है, mmHg। ठीक है, ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। ठीक है, और जब वो रिलैक्स होता है तो हम उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा कितना होता है, 120/80, ठीक है, mmHg। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा कितना है, 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 140 mmHg, ठीक है, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू या फिर मोर देन 90 mmHg आता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन क्या हो सकता है, आइडियोपैथिक हो सकता है या फिर असेंशियल। ऐसे हाइपरटेंशन को का जो कॉज है वो हमें पता नहीं होता है कि किस कारण से हाइपरटेंशन हुआ है। आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं अपन, अननोन उसका कॉज। ठीक है, देन होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऐसा होता है जो किसी बीमारी के कारण हुआ है, लाइक द रीनल डिजीज के कारण या फिर वैस्कुलर डिजीज के कारण या फिर प्रेगनेंसी के कारण अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कुछ ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कौन से होते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब ये जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 या फिर 140 से ज़्यादा mmHg होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, 80 होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, 80 से 90 या मतलब एक बॉर्डर लाइन है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर अगर 140 या फिर उससे ज़्यादा अगर है तो ऐसे ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो ये हो गई हमारी बात रिलेटिंग टू द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं अपन जिसके अंदर है एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, अब सीवियर चेस्ट पेन होने का कारण क्या होता है, तो इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो। इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है, जैसा हमने जब हार्ट की ब्लड वेसल्स को पढ़ा तो मैंने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाते टाइम ये भी बताया कि जो हार्ट की वॉल को, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, जो उस हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में सफिशिएंट ब्लड नहीं है, इनसफिशिएंट ब्लड है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा और उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें से मेजर रीजन क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब क्या हो जाना, कोरोनरी आर्टरी के अंदर मतलब वहां पर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एथेरोस्क्लेरोसिस होना, मतलब प्लाक फॉर्मेशन हो जाना, मतलब फैट डिपोजिशन होना। ठीक है, चर्बी जम जाना, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो चर्बी जम जाना, जिसके कारण से हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा और हमें चेस्ट के अंदर पेन होता है। ठीक है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और जो पेन होता है वो रेडिएट होता है लेफ्ट हैंड से होते हैं, हमारे बैक साइड की ओर होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग वाले सेंसेशंस आते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं जिसका नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको बोला जाता है एमआई।
डियर फ्रेंड्स हार्ट अटैक को ही बोला जाता है एमआई। अब ये जो एमआई जब होता है तो होने का जो कारण क्या होता है, जो मायोकार्डियल टिश्यू है, मायोकार्डियल टिश्यू मतलब जो हार्ट की हमने देखा कि जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, जो मसल्स है, वो क्या होती है, डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम इस्चीमिया हो जाता है। ठीक है, इस्चीमिया होने का कारण क्या होता है, लेक ब्लड सप्लाई, ब्लड प्रॉपर ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगा हार्ट की मसल्स को, तो क्या होंगे, वो मसल्स, उसकी जो सेल डेथ होने लगती है, मरने लगती है। ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है, मतलब एमआई होता है, मतलब क्या हो जाता है, हार्ट अटैक। इसका भी जो कारण क्या हो सकता है, तो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा, ब्लॉकेज अगर हो गए तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सेल्स डेथ होना स्टार्ट कर देती है, हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, मतलब जो पंपिंग का जो काम है ना, ठीक है, पंप करना ब्लड सप्लाई, वो कम कर देता है या फिर नहीं करता है, उसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक, और इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट फेलियर। अब डियर फ्रेंड्स, ये हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट लंबे समय तक ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर बोलेंगे। जब हार्ट हमारी बॉडी की सेल्स की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको प्रॉपरली पूरी नहीं कर पाता है, सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, और जब हार्ट फेलियर होता है तो आगे क्या हो सकता है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है, इसके कारण भी ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हार्ट फेलियर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। ठीक है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ये होता है। तो क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइड के जो भी हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, उन मसल्स में अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर राइट साइड में नहीं हो रहा है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर उसको बोलेंगे। ठीक है, देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी जो है, जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर स्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, इसके अंदर थक्का जमना चालू हो जाता है। ठीक है, प्लाक फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, या फिर हम बोलेंगे दूसरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये एक डिजीज होती है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कैड, CAD। ठीक है, देन होता है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस हमने कई बार देखा है कि जहां पर आइटिस लगता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन। अब मायोकार्डाइटिस हो या फिर पेरिकार्डाइटिस हो। ठीक है, मायोकार्डियम हमने देखा हार्ट की वो लेयर है जो ब्लड को पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इस मायोकार्डियम के अंदर अगर मान लीजिए कि इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियाटिस होगा, जिसके कारण से सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस होती है। ठीक है, यही मसल्स, यही लेयर जो तो रेस्पॉन्सिबल है ब्लड को पंप करने के लिए, हार्ट को पंप कर ब्लड को सप्लाई करने के लिए। देन होता है पेरिकार्डाइटिस। अब ये जो पेरिकार्डाइटिस होता है डियर फ्रेंड्स, पेरिकार्डियम के अंदर जब इन्फ्लामेशन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, अब ये जो चेस्ट पेन होता है पेरिकार्डाइटिस के कारण, तो किसके कारण से होता है, ये फ्रेनिक नर्व के कारण होगा। और पेरिकार्डाइटिस होने का जो रीजन है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, देन होता है एंडोकार्डाइटिस, जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें अगर इन्फ्लामेशन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोकार्डाइटिस। और इसका जो रीजन है, जो कॉज है, वो क्या है, एस और एस। ठीक है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, एस और एस, ठीक है, उसके कारण से क्या हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन से डिजीज थे रिलेटिंग टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना काफ़ी ज़रूरी है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के साथ में ही अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक कोरिलेशन है ब्लड सप्लाई का। ठीक है, किसी को अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। Okay, now we are